नमस्कार मित्रों, आप सभी का फिर से अकाउंटिंग की क्लास में स्वागत है। कल हमने जूनियर अकाउंटेंट के लिए अकाउंटिंग का सिलेबस जो है वो हमने स्टार्ट कर दिया था और कल की क्लास में हमने कुछ टॉपिक जो है अकाउंटिंग के संबंधित कवर किए थे, जो कि इस प्रकार हैं। हमने कल अकाउंटिंग के डेफिनेशन को देखा था, उसके नेचर को समझा था, उनकी फंक्शन से उनको देखा था, यूज़फुलनेस को देखा था और अकाउंटिंग की जो ब्रांचेज है उसके बारे में जाना था। और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से पूछे जाते हैं उसके बारे में भी हमने जानकारी प्राप्त की थी। साथ ही वो की एरियाज़ कौन से हैं जहाँ से एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं और अभी भविष्य में भी पूछे जा सकते हैं, उनके बारे में भी हमने डिस्कशन किया था। उम्मीद है कि आप लोगों को वो वीडियो पसंद आया होगा, तो आप ज़रूर उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्रिप्शन ज़रूर करें, ताकि नए वीडियोज़ जो हैं जो इस क्रम में मैं लगातार अपडेट करता रहूँगा तो वो भी आप उससे संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकें। तो आज हम इसी क्रम में आगे बढ़ रहे हैं और जो नया आज टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है गैप से संबंधित। देखिए, गैप जो कि यहाँ पर आपको डिस्प्ले हो रहा होगा, अगर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है यहीं से गैप की फुल फॉर्म से स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले हमें गैप की फुल फॉर्म क्या है वो आनी चाहिए। तो गैप की फुल फॉर्म आपको डिस्प्ले हो रही होगी। गैप की फुल फॉर्म क्या है? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। देखो, गैप की जो फुल फॉर्म है वो दो पर्सपेक्टिव से पूछी जा सकती है। एक आपका अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव हो सकता है जो अकाउंटिंग के संबंधित पूछी जाए, और एक आपके ऑडिटिंग से संबंधित पूछी जा सकती है। जब ये गैप की फुल फॉर्म ऑडिटिंग के संबंध में पूछी जाए तो यहाँ पर आप अकाउंटिंग की जगह क्या कहोगे कि प्रिंसिपल जो है वो कौन से ऑडिटिंग प्रिंसिपल है, और जब अकाउंटिंग के बारे में पूछा जाए तो आप कहेंगे जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो सबसे पहला क्वेश्चन गैप की फुल फॉर्म से उठ सकता है, बिल्कुल आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम इसके अंदर आगे बढ़ते हैं। तो अब ये होता क्या है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? देखिए, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल यानी कि गैप, ये ऐसे सिद्धांत है जिनको बिजनेसमैन अकाउंटिंग जब करता है तो उसको फॉलो करता है। ये सिर्फ कोई एक बिजनेसमैन नहीं, ये ऑल ओवर इंडिया, साथ ही जो विदेश हैं वहां पर जो डिफरेंट कंट्रीज है वो भी एक प्रकार के अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स फॉलो करती है। अब इसके इंडिया के अंदर हम बात करें अभी, क्योंकि वर्तमान में हमें इंडिया को देखना है, इंडिया के दृष्टिकोण से पढ़ना है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये प्रिंसिपल्स डेवलप कैसे होते हैं, उसके बारे में आपको समझना है। ये जो प्रिंसिपल है वो डेवलप कैसे होंगे, इनको डेवलप करने वाले कौन है? जो अकाउंटिंग के जो प्रोफेशनल पर्सन है, अकाउंटेंट है, पेशेवर व्यक्ति है, जो व्यवसायी है, जो लंबे समय से बिजनेस कर रहे हैं, वो सब उनके अनुभवों के आधार पर, उनके जो प्रयोग है उनके आधार पर कुछ नियम बनाते हैं, कुछ विधियां बनाते हैं, कुछ अवधारणाएं बनाते हैं, परंपराएं बनाते हैं और स्टैंडर्ड्स बनाते हैं। इन सबके साथ जो इन पेशेवर व्यक्तियों के द्वारा बनाई जाती है, उनके साथ जैसे ही गवर्नमेंट की कोई एजेंसी जुड़ जाती है और उन सबको ये जो नियम कायदे कानून बनाए उनको रेगुलेट किया जाता है, तो वो एक प्रकार से लीगली बाइंडिंग हो जाती है सभी बिजनेसमैन की कि उन्हें सामान्य रूप से उन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो करना होगा। तो आप साफ सुथरे शब्दों में गैप को इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि हर एक व्यवसाय के द्वारा जब वो अकाउंटिंग करता है तो उसे सामान्य रूप से उसे एक्सेप्ट करना होता है। अगर वो उसको एक्सेप्ट नहीं करता है तो वो अकाउंटिंग नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो फंडामेंटल से उनको फॉलो करना होगा। तो अब यहाँ इस दृष्टिकोण से दो तीन चीजें आपको जो समझनी है वो ये है कि इंडिया के अंदर इस प्रकार की कौन सी इंस्टीट्यूशन है जो इस तरीके के प्रिंसिपल्स यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जिन इनके नाम से जो बनते हैं प्रिंसिपल्स को कहते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, उनको वो बनाती है, उनको इश्यू करती है। और अभी तक कितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चल रहे हैं, अभी वर्तमान में उसका क्या दृष्टिकोण है, क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा हम ब्रीफ जानकारी लेंगे, क्योंकि यहाँ से भी एक दूसरा क्वेश्चन जो आता है वो यहीं से आता है। तो चलिए हम बात करते हैं इंडिया के अंदर जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाती है वो कौन सी इंस्टीट्यूशन है। देखिए बच्चों,
ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना जो है 1949 के अंदर की गई थी। इसका जो वर्क है क्या है, ये देश की टॉप मोस्ट अकाउंटिंग बॉडी है। ये अकाउंटेंट्स बनाती है। CA जो होते हैं वो इन इंस्टीट्यूशन के थ्रू एग्जामिनेशन को पास करके फिर बनते हैं। इस इंस्टीट्यूशन की एक सबऑर्डिनेट बॉडी है जिसे कहते हैं ASB, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, जिसकी स्थापना जो है 1977 के अंदर की गई थी। ये इंस्टीट्यूशन जो है वो क्या करती है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को बनाती है और इसको जारी करने का काम करती है। और वर्तमान में जब मैं बात करूं, रिसेंटली हमारे देश के अंतर्गत जो स्टैंडर्ड है वो किस नाम से जाने जाते हैं, वो इंड एस के नाम से जाने जाते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। पहले यही स्टैंडर्ड जो थे वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के नाम से जाने जाते थे। ये एस जो है अब कन्वर्ज्ड होकर क्या बन गए हैं, इंड एस बन गए। इसकी पूरी एक अलग कहानी है कि ये इंड एस क्यों बनाए गए, इनके बनाने के पीछे क्या उद्देश्य है ना। तो उतना आपके लिए उतना ज़्यादा डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है। आपके सिलेबस को ध्यान में रखते हुए और टॉपिक को ध्यान में रखते हुए जो क्वेश्चन सीधे पूछे जाएंगे आपको इसके बारे में, तो हमें थोड़ा थोड़ा ज्ञान इसका होना जरूरी है। और वो क्या है कि ये एस नहीं होकर अभी इंडिया में वर्तमान में क्या चल रहे हैं, इंड एस वर्तमान में लागू है। और इनके नाम पूछे जाते हैं एग्जाम के अंतर्गत कि ये इंड एस 101 किसका है, 102 किसका है। इस तरीके के नाम आपसे पूछे जाएंगे। तो इसका ब्रीफ आपको पता होना चाहिए कि कौन सा स्टैंडर्ड जो है, इसका नंबर के साथ उसका नाम आपको पता होना चाहिए। देखिए, एक चीज़ मैं यहाँ पर और बताना चाहूँगा कि ये सब स्टैंडर्ड क्यों बनाए जाते हैं, इसका उद्देश्य क्या है बनाने का, वाई। देखिए, इसके बनाने के पीछे सीधा सा उद्देश्य है कि हम हमारे ही देश की हम बात करें तो बहुत से बिजनेसेस हैं और सारे बिजनेसेस क्या करते हैं, अकाउंटिंग करते हैं अपने, क्योंकि अकाउंटिंग सब करते हैं क्योंकि सबको प्रॉफिट और लॉस और फाइनेंशियल पोजीशन का पता करना होता है। तो उनके द्वारा जो रूल्स, रेगुलेशन, प्रिंसिपल्स जो फॉलो किए जाएं, स्टैंडर्ड जो फॉलो किए जाएं, वो सभी क्या हो, एक समान हो। यानी ऐसा नहीं है कि एक बिजनेसमैन किसी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए कुछ अलग रूल फॉलो करे, दूसरा बिजनेसमैन कोई दूसरा रूल फॉलो करे, ऐसा नहीं। अगर ऐसा होगा तो हम कंपैरिजन ही नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए पारदर्शिता मेंटेन होती रहे, यूनिफॉर्मिटी मेंटेन होती रहे, सभी व्यवसायी एक सामान्य प्रकार के जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, उनको फॉलो करें। इसी के लिए ये स्टैंडर्ड बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि ICAI कौन है, इसकी स्थापना कब हुई, साथ ही इसकी जो बॉडी है जो कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाती है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है, इसकी स्थापना कब हुई और अभी वर्तमान में किस प्रकार के स्टैंडर्ड चल रहे हैं। तो इंड AS चल रहे हैं, सिर्फ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं चल रहे हैं, ये लेटेस्ट है इंड AS। अब हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, इनके नाम के बारे में देखते हैं, क्योंकि दूसरा क्वेश्चन जब आपका आता है तो वो इसके नाम से संबंधित क्वेश्चन होता है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो क्या क्या नाम उनके हैं, उनके नंबर और उसके नाम। देखिए, यहाँ पर कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में आपको लिस्ट बता रहा हूँ। हालांकि सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं पूछे जाते, कुछ इंपॉर्टेंट है जो पूछे जाते हैं, जो हम साथ के साथ डिस्कस करते रहेंगे। जैसे सबसे पहला जो यहाँ पर फर्स्ट टाइम एडॉप्शन ऑफ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 101 दिया हुआ है। दूसरा जो है शेयर बेस्ड पेमेंट, जो इंपॉर्टेंट है। दूसरा वाला जो है आपका शेयर बेस्ड पेमेंट, जो कि इंपॉर्टेंट है, ये जरूर पूछा जा सकता है कुछ क्वेश्चंस, कुछ एग्जाम्स में इसके संबंध में इंड AS 2 के 102 के बारे में पूछा गया है। तीसरा बिजनेस कॉम्बिनेशन है 103, बिजनेस कॉम्बिनेशन। 104 इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है। 105 नॉन करंट असेट्स हेल्ड फॉर सेल एंड डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन है। तो ये एक लिस्ट आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, है ना। इसके अंदर इंड AS 10 ये इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद करें क्योंकि इससे संबंध में क्वेश्चन पूछा जाता है। सीधा आता है इंड AS 110 संबंधित है, या आपको
4 स्टैंडर्ड के नंबर दे देंगे और इधर नाम दे देंगे उनके टाइटल, और आपको उसको क्रॉस चेक करना है, मिलाना है, मिलान कीजिए, इसके बारे में पूछा जाता है। एक दूसरा इंपॉर्टेंट आपका फेयर वैल्यू मेजरमेंट 113, इसके बारे में बहुत कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। फिर आपका जो नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट बनता है वो इंड एस 2 के बारे में भी पूछा जाता है, जो कि इन्वेंट्री संबंधित है। एक आपका जो है इंड एस 19 के बारे में पूछा जाता है, एम्प्लॉय बेनिफिट के बारे में। और एक आपके अर्निंग पर शेयर, इसके संबंध में भी क्वेश्चन काफ़ी पूछे गए हैं अभी तक, तो इसको भी थोड़ा याद कर लें कि इंड एस 33 जो है वो अर्निंग पर शेयर के संबंधित है। और अभी वर्तमान में जो टॉप मोस्ट क्वेश्चन चल रहा है वो एग्रीकल्चर से संबंधित चल रहा है, इंड एस 41 इन एग्रीकल्चर से संबंधित है। तो ये कुछ 4-5 जो आपको मैंने हाईलाइटेड किए हैं उनको आपको याद करना चाहिए, क्योंकि इसके संबंध में क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं और अभी भी आगे पूछे जा सकते हैं। बाकी इनको सरसरी नज़रों से जरूर आपको एक बार सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो हैं उनके नंबर और उनके नेम के बारे में जरूर देखना चाहिए, क्योंकि एक क्वेश्चन आप मान के चलिए एक क्वेश्चन इससे संबंधित उठता ही है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल के बारे में आपको पता होना चाहिए कि गेप की फुल फॉर्म क्या है, होता क्या है, और अभी वर्तमान में कौन सी इंस्टीट्यूशन जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जारी कर रही है, और कभी कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चल रहे हैं, इंड एएस अभी चल रहे हैं, और उनके नंबर और उसके जो नाम है वो आपको थोड़े से याद करने पड़ेंगे, कि एक क्वेश्चन वहाँ से उठ सकता है। दूसरा जो इसका आज हम स्टार्ट कर रहे हैं वो लेखांकन की अवधारणाएं, परंपराएं के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। इसके अंदर सबसे पहला जो हम पढ़ रहे हैं वो है लेखांकन की आधारभूत मान्यता। देखिए ये एक आपको ध्यान देना होगा, लेखांकन करने के लिए कुछ बेसिक एजम्पशंस हमें बेसिक एजम्पशंस के बारे में पता होना चाहिए और उसको अप्लाई करनी पड़ेगी। जो आपका इंड एस 101 है, या पुराना जो हम कह सकते हैं उराना जो है AS1 हुआ करता था, ये जो स्टैंडर्ड है इसके अंतर्गत लेखांकन की जो आधारभूत मान्यताओं के बारे में बताया गया है। कौन सी मान्यता है, यहाँ से भी एक क्वेश्चन किस तरीके से बनता है वो आप जानिए। यहाँ से कैसे क्वेश्चन बनेगा, जैसे यहाँ पर 3 मान्यताओं के बारे में हमने लिखा है। व्यवसाय की चालू स्थिति की मान्यता जिसे आप गोइंग कंसर्न एजम्पशन कहते हैं, संगतता की मान्यता जिसे कंसिस्टेंसी एजम्पशन कहते हैं, और तीसरी जो है उपार्जन की मान्यता जिसे एक्रूल एजम्पशन कहते हैं। ये 3 बेसिक एजम्पशन है। आपसे क्वेश्चन इसी तरीके से पूछे जाते हैं कि इन तीनों के साथ कोई चौथी और दे दी जाएगी और बोल दिया जाएगा कि इसमें से लेखांकन की मान्यताएं नहीं हैं, तब आपका क्वेश्चन, आपको अगर तीनों याद होगी तो वो कर लोगे आप। साथ ही अकाउंटिंग की कुछ कंसेप्ट इसके साथ जोड़ दी जाती है और पूछा जाता है कि बताइए कि एजम्पशन कौन सी है। तो आपके क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा। तो हमें इन तीनों के बारे में पता होना चाहिए। तीनों कौन कौन सी हो गई, आपकी व्यवसाय की जो गोइंग कंसर्न हो गई, कंसिस्टेंसी हो गई, और तीसरी जो है आपकी उपार्जन यानी एक्रूअल एजम्पशन हो गई। अब इसको हमें डीपली पढ़ना है, इन तीनों के बारे में जानकारी हमें जुटानी है। तो चलिए हम इन तीनों के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले आपकी गोइंग कंसर्न की बात करते हैं। गोइंग कंसर्न एजम्पशन क्या कहती है, इसका मूल क्या है? गोइंग कंसर्न एजम्पशन ये कहती है कि जो आपका व्यवसाय है वो दीर्घकालीन अवधि के लिए चलेगा। कोई भी बिजनेसमैन व्यवसाय को शॉर्ट रन के लिए नहीं स्टेबल करता है। उसका उद्देश्य होता है कि उसका व्यवसाय जो है एक दीर्घकाल, एक लॉन्ग टर्म चले और उसको बेनिफिट कमा कर दे। तो गोइंग कंसर्न एजम्पशन इसी के बेस पर बनी हुई है कि व्यवसाय जो है दीर्घकालीन अवधि तक चलेगा। यह हम मान्यता मान के चलते, और हमें लेखांकन भी जो करना है वो क्या करना है, दीर्घकालीन अवधि के लिए करना है। तो इसका प्रभाव क्या पड़ता है,
क्या इफेक्ट्स हैं इसके, यदि ये एजम्पशन अप्लाई होती तो इसके क्या प्रभाव हमें अकाउंटिंग के दृष्टिकोण से दिखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है जो आपको समझना है। सबसे पहला, जैसे ही दीर्घकालीन की बात आती है तो यहाँ पर इसका सबसे पहला प्रभाव जो व्यवसाय के जो ट्रांजेक्शन है उनके ऊपर जो आता है वो असेट्स के ऊपर दिखाई देता है। असेट्स क्या होती है, जिसकी कल चर्चा हमने की। असेट्स वो संपत्तियां हैं, वो आपकी वस्तुएं हैं जिनका उपयोग कर कर बिजनेसमैन जो है प्रॉफिट अर्न करता है। अब इन संपत्तियों को इस एजम्पशन के लागू होने के कारण इनको दो भागों में बांटते हैं। एक हम कहते हैं फिक्स्ड असेट्स, दूसरी हम कहते हैं इसी के अंदर करंट असेट्स। में अकाउंट्स की जो टर्मिनोलॉजी है बेसिक वो उसके साथ के साथ आपकी डिस्कस होती जा रही है, ठीक है। तो इसका पहला प्रभाव किसके ऊपर आता है, असेट्स के ऊपर आता है, जिसमें आपको क्या ध्यान रखना है, इसी एजम्पशन के लागू होने के कारण हम असेट्स को दो भागों में बांटते हैं, एक फिक्स्ड असेट्स के रूप में, एक करंट असेट के रूप में। फिक्स्ड असेट्स जो कि दीर्घकालीन लॉन्ग टर्म पीरियड को बताती है, यानी एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए इनको व्यवसाय में उपयोग में लिया जाता है और रेवेन्यू जनरेट किया जाता है। और जो एक वर्ष की अवधि के अंदर प्रयोग में ली जाती है वो कौन सी कहलाती है, करंट असेट कहलाती है। तो आप ध्यान रहे कि गोइंग कंसर्न एजम्पशन जैसी लगती तो सबसे पहला प्रभाव जो है असेट्स के ऊपर पड़ता है और असेट्स को इसी एजम्पशन के लागू होने के कारण जो है दो भागों में बांटा जाता है। तो आपका क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वो कौन सी एजम्पशन है जिसका उपयोग करने पर संपत्तियों को दो भागों में बांटा जाता है। तो वहां पर दे दिया जाएगा, आपका गोइंग कंसर्न दे दी जाएगी, कंसिस्टेंसी दे दी जाएगी या एक्रोल दे दी जाएगी, मैचिंग दे दी जाएगी। तब आपको सही उत्तर का चयन करना होगा। तो आप सही उत्तर का चयन तब कर पाएंगे जब आपको कंसेप्ट पता होगा। तो सही है, सबसे पहला इसका प्रभाव क्या रहता है, असेट्स के ऊपर, असेट्स को दो भागों में बांट दिया जाता है। दूसरा इसके अंदर क्या होगा, दूसरा जिस तरीके से असेट्स के ऊपर प्रभाव पड़ता है वैसे ही जो है आपका प्रभाव किसके ऊपर पड़ेगा, उसकी लायबिलिटी के ऊपर भी पड़ेगा। तो जिस तरीके से असेट्स उसी तरीके से लायबिलिटीज भी आपके बिजनेस की होती है और उनको भी यहाँ पर जिस तरीके से असेट्स को दो भागों में बांटा वहाँ पर यहाँ पर भी जो है लायबिलिटी जो है लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में बाइफरकेट की जाती है। लायबिलिटी क्या है, एक बार यहाँ इस टर्मिनोलॉजी को भी समझ लें। लायबिलिटी का मतलब ये होता है ये व्यवसाय की बाध्यता होती है जिनका भुगतान हमें करना होता है। कुछ ऐसी बाध्यता होती है जो कि एक वर्ष के भीतर में भुगतान करनी होती है और कुछ बाध्यता ऐसी होती है जो कि एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए होती है जिसका भुगतान हम एक वर्ष से अधिक अवधि में करते हैं। तो जो एक वर्ष के भीतर की होती है उसे हम कहते हैं शॉर्ट टर्म लायबिलिटी और जो एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए होती है उसे हम कहते हैं लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। ये वो एजम्पशन हैं जिसके आधार पर जो बाहरी व्यक्ति होते हैं वो संस्था को क्या कहते हैं, ऋण उपलब्ध करवाते हैं। ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि ऐसी कौन सी एजम्पशन है जो लागू होने पर संस्था को बाहरी व्यक्ति जो है लोन उपलब्ध करवाता है। अगर ये एप्लीकेबल नहीं होती तो जो है संस्थाएं विश्वास ही नहीं करती कि इसका व्यवसाय कब तक चलेगा, वो उसको लोन ही उपलब्ध नहीं कराती। और हम जानते हैं कि व्यवसाय के अंदर लोन की कितनी अलग महत्वता है। तो ऋण एक अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट एक व्यवसाय के लिए होता है क्योंकि इतना पैसा खुद के पास नहीं होता है, वो बाजार से पैसा उठाता है और बिजनेस में लगाता है। तो ये वो एजम्पशन है जिनका जो लागू होने पर व्यवसायी को लोन की सुविधा उपलब्ध हो पाती है। ये दो इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है आपको इसके संबंध में ध्यान रखना है, ठीक है। तो जैसे ही आपकी गोइंग कंसर्न एजम्पशन के बारे में पूछा जाता है तो आपको दो बिंदु पता होने चाहिए। पहला बिंदु आपका क्या होगा, आपका गोइंग कंसर्न की असेट्स को दो भागों में बांटा जाता है, फिक्स्ड एवं करंट असेट्स। और दूसरा आपकी लायबिलिटी के बारे में पता होना चाहिए।
लायबिलिटी को भी कितने भागों में बांटा जाता है? 2 भागों में बांटा जाता है। शॉर्ट टर्म लायबिलिटी और लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। लायबिलिटीज यहां पर भी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। ओके, तो ये दोनों उसके प्रभाव रहते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अब कि दूसरी जो एजम्पशन है आपकी कंसिस्टेंसी की, जो एजम्पशन है वो क्या कहती है, उसके बारे में हम देखेंगे। कंसिस्टेंसी, संगतता। इसका मूल क्या है, सबसे पहले उसके बारे में जानते हैं। संगतता मान्यता। मूल यह है कि संस्था के द्वारा एक बार जो लेखांकन पद्धति अप्लाई कर चुकी है, लेखांकन रूल जो अप्लाई कर दिया है, उसको लंबे समय तक लागू रखना, ताकि क्या हो सके। यहां पर इसकी 2 पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ताकि इससे क्या प्रभाव पड़ सकता है। ताकि क्या प्रभाव पड़े, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वापस यहां से जो क्वेश्चन उठता है वो ये है, इसका प्रभाव क्या होगा। इसका प्रभाव इसका क्या हो, इंटर एवं इंट्रा फर्म कंपैरिजन हो सके। इंटर और इंट्रा फर्म कंपैरिजन जो होता है वो किस मान्यता को ध्यान में रखने के बाद होगा, वो ये है। अब इंटरफर्म और इंटरफर्म कंपैरिजन होता है क्या, इसको समझें। मैं कहता हूं कि यदि हमने लेखांकन करते समय कोई एक विधि जो है अप्लाई कर दी है, तो हम आने वाले वर्षों तक उसी प्रकार की विधि का उपयोग करें, जब तक कि कोई नई विधि आपके व्यवसाय के लिए सर्वोत्तम साबित नहीं हो जाए, तब तक उसको हमें लागू नहीं करना। नई विधि जब आपके लागू जब करते हो तो आप उसको फुटनोट में उसकी जानकारी देते कि इस वर्ष से हमने ये नई विधि अप्लाई कर दी है। तो एक बार जो पॉलिसी आपने अडॉप्ट कर दी उसी को फॉलो करना होगा, ताकि हम क्या कर सकें कि एक से अधिक वर्षों के लिए उस व्यवसाय के लाभों का, उसकी वित्तीय स्थिति का कंपैरिजन कर सकते हैं। और दूसरा जो है इंट्रा फर्म, और पहला है कि आपका इंटरफर्म। इंटरफर्म का मतलब तो एक ही इंडस्ट्री की जो विभिन्न फर्में हैं, एक ही इंडस्ट्री की जो विभिन्न फर्में हैं उनके बीच में कंपैरिजन जो होता है वो इंटरफर्म कहलाता है। और इंटरफर्म का मतलब एक ही कंपनी या एक ही फर्म की अनेक वर्षों के बीच में जब फाइनेंशियल जो रिकॉर्ड्स होते हैं उनके बीच में जो कंपैरिजन करते हैं वो इंटरफर्म कहलाता है। तो कंसिस्टेंसी अगर मेंटेन करेंगे तब कंपैरिजन किया जा सकता है। तो इंटरफर्म और इंट्राफर्म कंपैरिजन का जो कंसेप्ट है, जो किस एजम्पशन के रिजल्ट के आधार पर निकाला गया कि भाई आपकी जो दूसरी है कंसिस्टेंसी जो एजम्पशन है उसको फॉलो करेंगे तो इस प्रकार की आपकी स्थितियां हो सकती है। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंटरफर्म कंपैरिजन और इंट्राफर्म कंपैरिजन जो होता है वो किस एजम्पशन का उपयोग करने पर या उसके परिणाम स्वरूप होगा। तो वही आपके 3-4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, आपको मैचिंग दे दिया जाएगा, आपको एक्यूरेट कर दिया जाएगा, आपको कंसिस्टेंसी दे दिया जाएगा और साथ ही साथ आपको
फुल डिस्क्लोजर भी दिया जा सकता है और आपका कंसिस्टेंसी भी दे दिया जाएगा। तो वहां पर आपको सही उत्तर चुनना होगा कि कंसिस्टेंसी एजम्पशन के द्वारा ही कंपैरिजन पॉसिबल है। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। और तीसरी जो यहाँ पर आपकी लास्ट जो एजम्पशन है वो कौन सी है? जो तीसरी है आपकी एक्रूअल एजम्पशन, उपार्जन अवधारणा। चलिए अब इसको समझे, उपार्जन अवधारणा क्या है। देखो, व्यवसाय के अंदर दो प्रकार से ट्रांजैक्शन होते हैं। एक होता है आपका कैश ट्रांजैक्शन। अब यहां आपको दो चीजें समझनी, वो ये है, पहला रेवेन्यू और दूसरा एक्सपेंसेस। हम व्यवसाय के अंदर रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को कब रिकॉर्ड किया जाए, व्यवसाय के अंदर रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कब रिकॉर्ड किया जाएगा, उसके बारे में कौन बताएगा? एक्रूअल एजम्पशन बताएगा। केस एजम्पशन, केस की हम जब बात करें तो हम कहते हैं कि वास्तव में जिस दिन आपने रेवेन्यू प्राप्त की है और जो एक्सपेंसेस आपके हुए हैं उसी दिन पैसा आपका खर्च जेब से गया है और जेब में पैसा आया, उसी दिन आपको व्यवसाय में जो ट्रांजैक्शन है उनको रिकॉर्ड करना चाहिए। परंतु एक्रूअल एजम्पशन ये कहती है कि जरूरी नहीं है कि आपका पैसा आए और पैसा जाए तभी आप अकाउंटिंग करें। आप उस समय में भी अकाउंटिंग करेंगे जब ये चीजें एक्रूअल हो जाए। तो सबसे पहले आपके लिए रेवेन्यू और एक्सपेंसेस दोनों ही नई चीजें, उसको समझें। रेवेन्यू का मतलब ये होता है कैश इन फ्लो। कैश इन फ्लो का मतलब जो कि कैश जो है आपके पास आ रहा है, आएगा, आ रहा है या आएगा, कैश रिसीव्स। एक्सपेंसेस यानी कि जो खर्चे होंगे, या तो हम कैश चुका दिया है या फिर वो हमें आज नहीं तो कल चुकाना है। तो ये दोनों जो हैं आपके कब हमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करने चाहिए? सिर्फ कैश के समय या एक्रूअल के समय? तो ये कहता है कि कैश या एक्रूअल विच एवर इज अर्लियर, मतलब जब जो भी चीजें घटना पहली हो जाए उस दिन आप उसको रिकॉर्ड कर लीजिए। अब कैसे इसको समझें आप। एग्जाम्पल, जैसे मैं कहूँ कि आज मैंने मेरे बिजनेस के अंदर कोई 10,000 का माल जो है बेच दिया। आज की तारीख, जैसे मैं कहूँ कि आज 26 जुलाई है और 26 जुलाई 2023 को मैंने कोई माल 10,000 का मार्केट में बेच दिया है और इसका पैसा जो है मेरे को कब मिल रहा है? 31 जुलाई के दिन मिलेगा। माल कब बेचा? 26 को, और पैसा कब मिलेगा? 31 जुलाई को। तो कैश ट्रांजैक्शन के हिसाब से चले तो हम कब एंट्री करनी चाहिए? 31 को करनी चाहिए। परंतु यदि एक्रूअल एजम्पशन की बात हम करें तो हम एंट्री कब करेंगे? जब इसको लेखा पे अकाउंटिंग में कब इसको कंसिडर किया जाएगा? 26 तारीख को कर लिया जाएगा। यानी एक्रूअल हो गया कि माल बेच दिया तो आपको रेवेन्यू जनरेट होगी। ये एजम्पशन इसके बारे में बताती है। दूसरा, ये जिस तरीके से रेवेन्यू के लिए एप्लीकेबल होता है वैसे ही एक्सपेंस के लिए भी लागू होता है। मैं कहता हूं कि इस माह का वेतन, यानी कि जुलाई माह का वेतन जो है वो मैंने भुगतान नहीं किया इस महीने, वो करेंगे हम अगले महीने करेंगे। तो कोई 5,000 की सैलरी मेरे को चुकानी थी परंतु मैंने इस महीने न चुकाकर अगले महीने चुकाऊंगा। तो परंतु वो किस माह से संबंधित है? जुलाई माह से संबंधित है। खर्चा किसका है? जुलाई का। तो मेरे को अकाउंटिंग जब मैं करूंगा तो किस मंथ में करनी होगी? जुलाई के अंदर ही करनी होगी। जब मैं भुगतान, वास्तविक भुगतान करूं उस समय वो तो अगस्त में होगा, परंतु खर्चा किसका है? जुलाई का। तो हमें क्या करना होगा? इन दोनों में से कौन सा पहला महीना आ रहा है? जुलाई महीना आ रहा है। तो हमें कब रिकॉर्ड करना होगा? उसको जुलाई के अंदर रिकॉर्ड करना होगा। तो ये जो एजम्पशन है वो मैं ये कहती है कि ट्रांजैक्शंस एक्रूअल जैसे हो जाए रेवेन्यू या एक्सपेंसेस, उस समय आप उसको रिकॉर्ड कर दीजिए, या तो कैश या एक्रूअल, इन दोनों में से जो पहले हो जाए उस दिन आप उसको रिकॉर्ड कर दीजिए।
तो ये एजम्पशन आपको ये समझाती है। यही एक एजम्पशन है जो कि एक और मैचिंग कंसेप्ट जो है उसका आधार बनाती है। मैचिंग कंसेप्ट जो कि हम आगे इस पे डिस्कशन करेंगे, परंतु पूछ सकते हैं एग्जाम में क्वेश्चन कि मैचिंग कंसेप्ट का जो बेस है वो कौन सी एजम्पशन के आधार पर बनता है, तो एक्रुअल एजम्पशन के आधार पर बनता है, और कभी कभी एक्रुअल एजम्पशन को मैचिंग कंसेप्ट भी कहा जाता है। तो यहाँ पर आपको ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी होगी। और अभी का जो वीडियो है वो इन अकाउंटिंग एजम्पशन के ऊपर आधारित है। तो आप इसको थोड़ा सा मैं इसको ब्रीफ कर देता हूँ कि हमने अभी जो पढ़ा वो क्या क्या था, उसका एक शॉर्ट आपको बता देता हूँ कि हम जो बात कर रहे हैं अभी किसकी बात कर रहे हैं, अकाउंटिंग जो है एजम्पशन की बात कर रहे हैं। और अकाउंटिंग एजम्पशन कहाँ पर लिखी गई है, इंडेक्स 101 और पुराना एस जो है वहाँ पर 1 के अंतर्गत हमें एजम्पशन के बारे में बताया गया है। 3 एजम्पशन है। सबसे पहली आपकी गोइंग कंसर्न एजम्पशन है, दूसरी आपकी कंसिस्टेंसी है, और तीसरी आपकी जो है एक्रुअल एजम्पशन है। इसके क्या क्या प्रभाव होते हैं वो हमें पता होना चाहिए, और साथ ही साथ इन एजम्पशन के बारे में हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए। ये हमें पूरा कंप्लीट करना है, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन उठते हैं वो इस तरीके जो मैंने आपको बताया है उस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पर उठेंगे। फिर जो हम बात करेंगे, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, जिसके अंतर्गत लेखांकन की अवधारणा और परंपराओं पर चर्चा की जाएगी। यहाँ मैं एक आपसे क्लियर कर लेना चाहता हूँ कि हमें लेखांकन की मान्यता, लेखांकन की अवधारणाएं और लेखांकन की जो परंपराएं, इन तीनों के अंदर कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं उनको ध्यान में रखना होगा। क्योंकि आरपीएससी या आपकी आरएसएमएम जो हो गई वो जब भी कभी अकाउंट्स के संबंध में जब क्वेश्चन पूछती है तो इस प्रकार के क्वेश्चन जरूर पूछती है, जिसमें आपको ये पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सी लेखांकन की अवधारणा है, जिसके अंतर्गत आपको मान्यताओं के साथ परंपराएं भी दे सकते हैं और उसके अंदर आपको अवधारणा पूछी जा सकती है। इसी तरीके से परंपराओं के बारे में भी पूछा जा सकता है कि कौन कौन सी लेखांकन की परंपरा है। तो हमें इन तीनों के बारे में अलग अलग से पता होना चाहिए। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया है, लेखांकन की जो मान्यता है, मूलभूत एजम्पशन है वो क्या है, जिसके बिना हम लेखांकन की तरफ बढ़ नहीं पाएंगे, वो हमें फॉलो करनी ही होगी। जिसमें हमने सबसे पहले बात की गोइंग कंसर्न की, दूसरी हमने बात की कंसिस्टेंसी की, और तीसरी हमने बात की एक्रूल की। ये तीनों ही मूलभूत मान्यता हैं। अब हम इसी क्रम में आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें लेखांकन की अवधारणा और परंपराओं के बारे में पढ़ेंगे, और ये सभी मिलकर क्या बनते हैं, लेखांकन के सिद्धांत बनते हैं। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम व्यवसाय के अस्तित्व का सिद्धांत, या हम कह सकते हैं ये हमारी क्या है, लेखांकन की एक अवधारणा है, जिसे सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट कहा जाता है, पृथक अस्तित्व की अवधारणा। देखिए इसका मैं आपको कंसेप्ट समझाता हूं, क्या है ये, क्या कहना चाहती है। ये अवधारणा क्या कहती है कि व्यवसाय और व्यवसायी, ये दोनों जो है इनका अस्तित्व जो है अलग अलग होता है। हम बात कर रहे हैं पृथक अस्तित्व अवधारणा की, जो आपको क्या बताएगी, जिसे सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट हम कहते हैं, जो आपको ये कहेगी कि जो व्यवसायी है वो व्यवसाय से पृथक अस्तित्व रखता है। सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट ये आपको ये बताता है जो बिजनेस हैं और जो बिजनेसमैन हैं, इन दोनों का जो अस्तित्व है वो अलग अलग है, सेपरेट है। जो यदि किसी एक बिजनेसमैन के अलग अलग व्यवसाय हैं, तो हम यहां पर जो लेखा पुस्तकें रखते हैं या बुक ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, वो बिजनेस की मेंटेन करते हैं। तो हर अलग अलग व्यवसाय के लिए, हर अलग अलग बिजनेस के लिए अलग अलग बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करेगा। तो बुक्स ऑफ अकाउंट जो मेंटेन की जाती है वो किसके लिए मेंटेन की जाती है, बिजनेस के लिए मेंटेन की जाती है। बिजनेस मैन के लिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं की जाती है। वो उसका एक पर्सनल मैटर है कि वो चाहे तो अपने लिए अलग से अकाउंटिंग रखे, परंतु इन दोनों के बीच में पर्याप्त जो है पृथक अस्तित्व जो है अंतर होता है। बिजनेसमैन जो है उसकी जो भी इनकम है, उसके जो भी एक्सपेंसेस हैं, उसकी जो भी एसेट्स हैं,
और उसकी जो भी लायबिलिटी है वो उसकी निजी प्राइवेट जो है इनकम, एक्सपेंस, एसेट्स और लायबिलिटी कहलाएगी। वो बिल्कुल व्यवसाय से जो है अलग है, और व्यवसाय की जो भी इनकम, एक्सपेंस, एसेट्स एंड लायबिलिटी है वो बिल्कुल व्यवसाय की कहलाती है। अब यहां पर आपको दो चीजें समझनी चाहिए। सबसे पहले एक अकाउंटिंग की टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं हम कैपिटल के बारे में। जो कॉमर्स स्टूडेंट है वो तो बहुत अच्छे से जानते हैं, परंतु जो नॉन कॉमर्स स्टूडेंट है वो उसके बारे में नहीं जानते। तो क्या होती है कैपिटल, उसके बारे में बताते हैं। और कैपिटल जो टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है वो इसी जो है कंसेप्ट इसके कारण से यूज होती है। देखिए, एक बिजनेसमैन एक बिजनेस के अंदर जो पैसा लगाता है वो क्या कहलाती है? कैपिटल कहलाती है, पूंजी कहलाती है। और वो बिजनेस उस कैपिटल का उपयोग करता है, बिजनेस का उपयोग करता है, और उससे प्रॉफिट अर्न करके किसको देता है? बिजनेसमैन को देता है। ठीक है, तो अब इस कैपिटल के अलग अलग रूप हो सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रहे कि कैपिटल क्या होती है? एक बिजनेसमैन के द्वारा बिजनेस को चलाने के लिए बिजनेस में जो पैसा लगाया जाता है वो कैपिटल कहलाती है। ठीक है, अब यदि दूसरा यहां पर एक टर्मिनोलॉजी आपको अकाउंटिंग की जो सीखनी है वो क्या है? ड्राइंग्स। ड्राइंग्स क्या होती है? मैं ये कह रहा हूं कि एक बिजनेसमैन बिजनेस के अंदर जो पैसा लगाता है वो तो कैपिटल हुई, परंतु यदि उसने वो कैपिटल जो है अपने किसके लिए? ये निजी उपयोगों के लिए, निजी उपयोग के लिए कोई राशि उस बिजनेस के अंदर से विड्रॉ करता है, निकालता है, ये ध्यान रखें, निजी उपयोग के लिए, तो वो क्या कहलाता है? ड्राइंग कहलाता है। तो ये कैपिटल और ड्राइंग यहां पर आपको साथ में समझना चाहिए। कैपिटल वो राशि होती है जो कि बिजनेसमैन के द्वारा बिजनेस में लगाई जाती है, और ड्राइंग वो होता है जो बिजनेसमैन के द्वारा अपने निजी कारणों से उस राशि का वो विड्रॉ करता है, वो आपके ड्राइंग कहलाता है। चलिए, अब इसके अंदर हम आगे एक बात करते हैं कि ये दोनों ही चीजें जो है, ये कैपिटल और ड्राइंग जो है, इस कंसेप्ट के कारण ये दोनों वर्ड आपके यूज में लिए जाते हैं। तो यहां पर अब सारांश रूप से आप क्या कहेंगे कि सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट क्या है, आपसे पूछा जाएगा, या कैपिटल या ड्राइंग का कंसेप्ट जो टर्मिनोलॉजी है वो किस कंसेप्ट के पीछे के कारण से उत्पन्न होती है वो उससे पूछ सकते हैं। तो आपको ध्यान रहे कि सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट ये कहती है कि जो बिजनेस है और जो बिजनेसमैन है, इन दोनों का अस्तित्व जो है अलग अलग होता है। ठीक है, और जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन की जाती है वो बिजनेस की मेंटेन की जाती है, और यदि एक व्यवसाय एक से अधिक बिजनेस करता है तो हर एक बिजनेस के लिए अलग अलग से बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन की जाएगी। और जो निजी इनकम जो भी है, एक्सपेंस है, जो उसकी एसेट्स है, लायबिलिटी, वो बिजनेस की नहीं होती, वो उसकी पर्सनल होती है, और जो बिजनेस की होती है वो बिजनेस की ही होती है। ठीक है, तो ये आपको पूरा सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट के बारे में इतना आपको आना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट बात करते हैं दूसरी जो आपकी कंसेप्ट है, मनी मेजरमेंट। देखो, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट क्या बताती है? जैसा कि हमने शुरुआत में जब मैंने आपको स्टार्ट की थी, जब मैं पढ़ा रहा था आपको, तो मैंने आपको बताया था कि अकाउंटिंग का जो सबसे पहला स्टेप है, जिसके अंदर मैंने कहा कि आर्थिक घटना, जिसको मैंने आपको डिफाइन किया, बताया कि आर्थिक घटना क्या होती है। सबसे पहला जिसको मनी में मेजर किया जा सके, और दूसरा जो व्यवसाय से संबंधित होती है वो जो कहलाती है वो आपकी आर्थिक घटना होती है। और यही घटनाएं जो है आपके अकाउंटिंग के अंतर्गत स्टार्टिंग जो प्रोसेस स्टार्ट होती है वो यहीं से आइडेंटिफाई होकर ये रिकॉर्डिंग और देन उसके बाद आगे की प्रोसेस पे फॉलो की जाती है। तो यहां पर हमें ध्यान रखना है, जो भी व्यवसाय से संबंधित है, जो भी व्यवहार हुए हैं, जो भी इवेंट्स हैं, वो उनका सबसे पहला भाग जो है इंपॉर्टेंट जो है वो क्या है कि वो मनी में मेजर होना चाहिए। अब मनी का मतलब क्या, ये भी आप समझें। मनी का मतलब जिस देश के अंदर, जिस कंट्री के अंदर का जो करेंसी उसकी जो चलती है वो उसके मनी कहलाएगी। जैसे मैं कहूं, इंडिया की बात करूं तो आपकी जो रुपीज है वो आपकी क्या कहलाएगी? करेंसी है। और वही उसी के रूप में यदि हम किसी ट्रांजेक्शन को मेजर कर पा रहे हैं तभी हम अकाउंटिंग के लिए बढ़ेंगे आगे, उसको रिकॉर्ड करेंगे और आगे की जो प्रोसेस उसको फॉलो करेंगे। यदि हम इसको करेंसी में मेजरमेंट नहीं कर सकते तो वो हमारे अकाउंटिंग के लिए जो है उपयोगी नहीं होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखें कि मनी मेजरमेंट कंसेप्ट आपको क्या कहती है कि आपको क्या करना है
हर वो ट्रांजैक्शन, वो घटना जो कि मनी में मेजर की जा सकती है उसी को हमें रिकॉर्ड करना है, अन्यथा अन्य जो घटना है जिनको मनी मेजर नहीं कर सकते उनको हमें रिकॉर्ड करना नहीं होता है, और वो अकाउंटिंग की एक लिमिटेशन भी है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट हम बात करें इसी कंसेप्ट के बाद, जो आपकी तीसरी कंसेप्ट है वो आपकी हो गई पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी कंसेप्ट क्या होती है, जिसे हम कहते हैं लेखांकन अवधि अवधारणा, इसको आपको इंपॉर्टेंट है, समझना चाहिए। देखिए, लेखांकन अवधि, हमने इससे पहले लेखांकन की जो मूलभूत मान्यताएं थी उसके अंदर हमने एक मान्यता रही है गोइंग कंसर्न। जिसके बारे में हमने डिस्कशन किया। गोइंग कंसर्न क्या कहती है कि व्यवसाय जो है अनंत काल तक चलेगा। यदि किसी व्यवसाय की, जो हम कहते हैं कि सामान्य रूप से मैं एग्जांपल लेता हूं, जैसे कि 100 वर्ष उसकी आयु है, एक व्यवसाय जो है 100 वर्ष तक चलेगा, एक कंपनी बनेगी जो 100 वर्ष तक चलेगी। और हम क्या करते हैं, व्यवसाय का ही, जो व्यवसाय के जो ट्रांजेक्शन है उनका और इवेंट्स जो है उनका हम क्या करते हैं, लेखा करते हैं। तो जब तक व्यवसाय चलेगा तब तक हम उसका लेखा करते रहेंगे, और परिणामों की प्राप्ति हमें कब होगी, जब व्यवसाय बंद होगा। अब आप एक कल्पना कीजिए कि यदि कोई व्यवसाय 100 साल तक चलेगा और 100 साल तक उसकी अकाउंटिंग की जाएगी और 100 साल होने के बाद हम उसके परिणामों की चर्चा करेंगे, तो क्या ये एक अच्छा अनुभव होगा? क्योंकि इन सालों के अंतर्गत हमें पता ही नहीं होगा कि हमने कितना ही पैसा मार्केट से ले लिया है, क्या हमें कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है अथवा नहीं हो रहा है, हम दिवालिया हो जाएंगे और हमारा व्यवसाय बीच में ही बंद हो सकता है। तो इसलिए क्या किया गया कि इस गोइंग कंसर्न का जो आधार है उसके अंदर हमने कहा कि ये जो अवधि है, ये जो व्यवसाय की, जो हम कहते हैं अनंत काल तक चलेगा, उसके हम एक पीरियड डिसाइड कर लेते हैं, जिसके अंतर्गत एक निश्चित तिथि को हम ये तय कर सके कि व्यवसाय जो है आपको लाभ कमा के दे रहा है या हमें हानि हो रही है। तो उसके लिए हमने एक पीरियड डिसाइड किया, और वो पीरियड कौन सा कहलाता है, अकाउंटिंग पीरियड कहलाता है। सामान्यतः अगर मैं इंडिया की बात करूं तो यहां पर हम जो है फाइनेंशियल ईयर जो हमारा होता है, वित्तीय वर्ष जो होता है, वही हमारे लिए क्या होता है, अकाउंटिंग पीरियड कहलाता है। और वित्तीय वर्ष जो है कब से स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का जो पीरियड होता है वो आपका वित्तीय वर्ष का होता है। अब यहां से एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि क्या वित्तीय वर्ष जो है हमेशा ये जो अवधि है वो 12 माह की होती है, क्या ये 12 माह के लिए ही होता है, ये पूछा जा सकता है। अगर कंसेप्चुअल क्वेश्चन बने, टफ क्वेश्चन बने तो आपको ये ध्यान रखना है, या ये जो वित्तीय वर्ष है या अकाउंटिंग पीरियड है वो 12 माह से कम की अवधि के लिए हो सकता है क्या? तो दोनों ही स्थितियां पॉसिबल है। यदि किसी कंपनी का इनकॉर्पोरेशन, किसी व्यवसाय की जो स्थापना ही 1 जुलाई को या 1 सितंबर को या 1 अक्टूबर को होती है या 15 सितंबर को होती है, किसी भी डेट को होती है, तो उस केस में उसका जो प्रथम वित्तीय वर्ष होगा, प्रथम अकाउंटिंग पीरियड होगा, वो 12 माह की अवधि से निश्चित तौर पर कम ही होगा। तो आप ये कह सकते हैं कि यस, अकाउंटिंग पीरियड जो है आपका या फाइनेंशियल ईयर जो है, जब कंपनी की प्रथम बार स्थापना होती है उसी दशा में 12 माह से कम का हो सकता है। दूसरी की स्थिति है, कब कम हो सकता है, जैसे किसी व्यवसाय को हमने स्थापना की, व्यवसाय चल रहा है, कई सालों से चल रहा है, परंतु 1 अप्रैल से फाइनेंशियल ईयर हमारा चालू हुआ, परंतु हमने सोच लिया कि 31 दिसंबर तक इस व्यवसाय को हमें बंद करना है, तो उस केस में भी आपका अकाउंटिंग पीरियड जो है 12 माह की अवधि से कम होगा। तो ये दोनों ही स्थितियों के अंतर्गत ही 12 माह से कम हो सकता है। दूसरा, मैंने कहा कि क्या यह अवधि 12 माह से अधिक हो सकती है क्या? बिल्कुल हो सकती है। वो उस दशा में होगी जब आपका मैक्सिमम 15 माह तक हम इसको कवर कर सकते हैं। जैसे हमने कहा कि हमारा जो अकाउंटिंग पीरियड जो है वो लगभग कह सकते हैं कि हम जो व्यवसाय है, हमने जैसे 1 जनवरी को हमने बिजनेस स्टार्ट किया, फॉर एग्जांपल समझें, 1 जनवरी को हमने बिजनेस स्टार्ट किया और वहां से हम कहते हैं कि भाई 31 मार्च, तो हम कहेंगे 31 मार्च तो 3 महीने में हो जाएगी, है ना।
तो 3 महीने में ना होकर हम क्या कहेंगे, उसको पूरा कंटिन्यूटी कर लेते हैं और अगली 31 मार्च तक हम उसको अकाउंटिंग पीरियड या फाइनेंशियल ईयर मान लेते हैं। तो यहां पर आपका 12 माह तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक है ही, और जनवरी, फरवरी और मार्च का जो पार्ट है वो 3 महीने और ऐड होकर 15 माह तक का हो सकता है। तो ये भी स्थिति हो सकती है कि कभी कभी आपका 12 माह से भी अधिक यानी मैक्सिमम जो 15 माह तक का भी आपका अकाउंटिंग पीरियड या फाइनेंशियल ईयर जिसके लिए हम अकाउंटिंग करते हैं वो कर सकते हैं। कम कब कर सकते हैं और अधिक कब हो सकती है, दोनों स्थिति आपको मैंने प्रकट कर दी। और अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट क्या होती है वो मैंने आपको बता दिया। तो ध्यान रहे, पीरियडिसिटी लेखांकन अवधि अवधारणा क्या कहती है कि हम अकाउंटिंग जो एक निश्चित पीरियड के लिए हम क्या करते हैं, बांट लेते हैं और वो अकाउंटिंग पीरियड कहलाता है और वो 12 माह की अवधि के लिए होता है। और जनरली हमारे इंडिया के अंतर्गत हम फाइनेंशियल ईयर को ही फॉलो करते हैं। और ये फाइनेंशियल ईयर जो 12 माह की अवधि का होता है, किसी परिस्थिति के अंतर्गत 12 माह से कम भी हो सकता है और किसी परिस्थितियों के अंतर्गत 12 माह से अधिक भी हो सकता है और अधिकतम 15 माह तक का हो सकता है। तो ये आपको आना चाहिए अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट क्या होती है। चलिए नेक्स्ट हम जो कंसेप्ट है उसकी अगर हम बात करें, नेक्स्ट आपकी बात करते हैं मैचिंग कंसेप्ट की। मिलान अवधारणा। देखिए जब हम लेखांकन की मूलभूत मान्यताओं के बारे में पढ़ रहे थे तब मैंने एक एक्रूल एजम्पशन की बात की थी और वहां पर मैंने जिक्र किया था कि इस एक्रूल एजम्पशन को कभी कभी हम मिलान अवधारणा या मैचिंग कंसेप्ट का नाम भी देते हैं, क्योंकि जो मैचिंग कंसेप्ट का जो बेस है वो ये बेस जो है वो क्या है, एक्रूल एजम्पशन ही है। इसी के बेस पर हमारी मैचिंग कंसेप्ट डेवलप हुई है। ये ध्यान रहे, कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मैचिंग कंसेप्ट जो है वो अकाउंटिंग की कौन सी अवधारणा या मान्यता के ऊपर आधारित है, इसका बेस कौन सा है। तब आपको 3-4 नाम दे दिए जाएंगे, तब आपको सही उत्तर आना चाहिए। तो ध्यान रहे एक्रूल एजम्पशन पे बेस्ड है। अब एक्रूल एजम्पशन क्या, हमने कल मतलब लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस किया था, उसमें बताया आपको कि एक्रूल एजम्पशन जो है वो क्या है। यहां पर हम कहते हैं कोई भी ट्रांजैक्शन है, कोई इवेंट है, जैसे एक्रूल हो जाता है हमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसको रिकॉर्ड कर लेना चाहिए, जिसके बारे में हमने रेवेन्यू और एक्सपेंसेस दोनों की टर्मिनोलॉजी भी आपको समझाई थी और उसके बारे में मैंने आपको पूरा डिटेल वहां पर बताया। तो यहां पर मैं वापस इसको दोहरा नहीं रहा हूं, केवल मैं मैचिंग कंसेप्ट क्या है उसके बारे में बताता हूं। दूसरा, मैचिंग कंसेप्ट का जो एक्रूल एजम्पशन के साथ जो अकाउंटिंग पीरियड है, ये जो कंसेप्ट है आपका वो भी इसका जो है संबंध रखता है। यानी हम कहते हैं कि जिस अकाउंटिंग पीरियड के संबंध में हम रेवेन्यू को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसी अकाउंटिंग पीरियड से संबंधित हमें क्या करना होगा, एक्सपेंसेस को भी रिकॉर्ड करना होगा। जिस अकाउंटिंग पीरियड के संबंधित हम रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर रहे हैं यानी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसी के संबंधित हमारे खर्चे भी रिकॉर्ड किए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम जैसे 22-23 के तो रेवेन्यू बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर रहे हैं और हम 23-24 के एक्सपेंसेस भी इसके अंदर जो है रिकॉर्ड कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। हमें जिस अकाउंटिंग पीरियड के लिए हम रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर रहे हैं उसी से संबंधित हमें एक्सपेंसेस को भी रिकॉर्ड करना होगा। यह आपकी मैचिंग कंसेप्ट कहती है। तो मैचिंग कंसेप्ट का आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए कि मैचिंग कंसेप्ट जो है या तो ये किसके बेस पर है, एक्रूल एजम्पशन के बेस पर है और इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो यहां से एक में और आपको जो है पॉइंट है वो आपको ध्यान में रखना चाहिए, वो ये है कि इसी कंसेप्ट के कारण जो एडजस्टमेंट एंट्री का जो कंसेप्ट है वो डेवलप हुआ। अब एडजस्टमेंट एंट्री क्या होती है हम उसको आगे के चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे, आपका पूरा एक टॉपिक है उसके ऊपर। परंतु ये ध्यान रखना होगा हमें कि जब हम डिस्कस करें तो आपको पता होना चाहिए कि एडजस्टमेंट एंट्रीज जो होती है वो किस कंसेप्ट के कारण होती है। ध्यान रहे, एडजस्टमेंट एंट्रीज जो मैचिंग कंसेप्ट के कारण होती है। चलिए अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट के ऊपर पहुंचते हैं। तो यहां पर हमने अभी तक कौन कौन सी कंसेप्ट कवर कर ली। सबसे पहले हमने सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट के बारे में बात कर ली, दूसरी हमने किसके बारे में बात कर ली, मनी मेजरमेंट की बात कर ली, और तीसरी हमने अकाउंटिंग पीरियड की बात कर ली, और चौथी मैचिंग कंसेप्ट के बारे में बात कर ली। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपकी कॉस्ट कंसेप्ट, लागत अवधारणा
हिस्टोरिकल कॉस्ट भी कहते हैं इसको, ऐतिहासिक लागत। तो कंफ्यूजन ना कर रखे अपने दिमाग में, इसको हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट भी कहते हैं, कॉस्ट कंसेप्ट भी कहते हैं। ये कहती क्या है, ये कंसेप्ट क्या कहती है? ये कंसेप्ट ये कहती है कि जब भी आप असेट्स को बाय करते हो, खरीदते हो, परचेज करते हो, तो उसको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में किस मूल्य पर दिखाना चाहिए? एक्विजिशन कॉस्ट पे या आपकी परचेज कॉस्ट पे आपको दिखाना चाहिए। मार्केट प्राइस पे नहीं दिखाना चाहिए। जिस मूल्य पर आपने उसको खरीदा है उस मूल्य पर आपको दिखाना चाहिए। यह कंसेप्ट ये कहती है आपको। परंतु इस कंसेप्ट के पीछे एक पॉइंट आपको जो ध्यान रखना है वो क्या है कि यह कंसेप्ट जो है मुद्रा प्रसार की स्थिति जब भी होती है, मुद्रा प्रसार का मतलब इन्फ्लेशन का दौर, यानी कि वस्तुओं की जो कीमतें हैं बढ़ रही है, उस केस में क्या होगा? लगातार बढ़ रही है। मैंने अगर कोई 10,000 की संपत्ति खरीदी है, उसकी कीमत जो है इसी अकाउंटिंग पीरियड के अंतर्गत 15 भी हो गई, 18 भी हो गई, और हम किस पे दिखा रहे हैं उसको? अभी भी 10,000 रुपए पर दिखा रहे हैं। तो इससे क्या होगा? जो वास्तव में हमें प्रॉफिट यानी उस असेट्स की वैल्यू बढ़ी है, इट मीन्स ये कहीं ना कहीं हमें क्या करेगी? प्रॉफिट देगी। तो वो प्रॉफिट जो है हम बुक्स ऑफ अकाउंट में शो ही नहीं करते, क्योंकि उसको तो हमने कॉस्ट, जो एक्चुअल कॉस्ट जो लगी है उसके ऊपर दिखा दिया। तो उस कारण से एक आपको जो है फाइनेंशियल पोजीशन है वो सही स्थिति प्रकट नहीं करती है। किस केस के अंतर्गत? मुद्रा प्रसार की स्थिति के अंतर्गत। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि कॉस्ट कंसेप्ट क्या कहती है, और दूसरा कहां पर इसका जो है नुकसान होता है वो मुद्रा प्रसार की स्थिति में कैसे होता है वो मैंने आपको बता दिया। तो कॉस्ट कंसेप्ट क्या कहती है कि असेट्स को जब आप बाय करते हो तो बुक्स ऑफ अकाउंट के अंतर्गत उसे किस वैल्यू पर दिखाना जाए, तो ये कहती है कि आपको क्या करना चाहिए? एक्विजिशन या परचेज कॉस्ट पर दिखाना चाहिए। एक यहां पर मैं और आपको पॉइंट क्लियर कर देता हूं। जैसे कोई मशीन हमने बाय की, मशीन एक असेट है, और असेट के बारे में डेफिनेशन कल मैंने लास्ट क्लास के अंतर्गत मैंने आपको समझा दी थी कि असेट्स होती क्या है। तो जो मशीन है उसको हमने बाय की, तो उसकी परचेज कॉस्ट कोई अमाउंट, जैसे मैं कहता हूं 10,000 रुपए लगे, परंतु उस मशीन को लाने और उसको यूज करने तक, इंस्टॉल करना वगैरह, यानी अप टू द यूज तक हमने 5,000 खर्चा और किया, तो उसकी जो मशीन की जो कॉस्ट होगी, टोटल कॉस्ट, वो क्या होती है? 15,000 रुपए होगी। ये आपको समझना है। क्या समझना है? मशीन को यूज करने की कंडीशन तक लाने तक, फर्स्ट टाइम जब यूज करेंगे उस तक की स्थिति तक, मशीन को लाया, उसको आपने इंस्टॉल किया, उसको पैसा दिया, वो सारे खर्चे जो है मशीन की कॉस्ट के अंतर्गत शामिल होंगे। जब तक वो वर्किंग कंडीशन में नहीं आ जाती तब तक की सारी लागतें जो है मैं उसकी मशीन की कॉस्ट में रखकर उसको कैपिटलाइज करना होगा। बाद में बात करेंगे कैपिटल क्या होता है, रेवेन्यू क्या होती है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं। पॉइंट क्या है हमारा पूरा डिस्कस करेंगे इसके बारे में। परंतु अभी हमें ध्यान रखना होगा कि यदि कोई संपत्ति हम खरीदते हैं तो जिस प्राइस पे उसको खरीदते हैं उस प्राइस के ऊपर उसको दिखाना चाहिए। और इस तरीके का जो एग्जांपल मैंने आपके सामने लिया, इंस्टॉलेशन वगैरह चार्ज रेडी टू यूज तक नहीं आ जाती तो सारे खर्चे उसके अंदर ऐड किए जाएंगे और उसको कुल मूल्य पर इस तरीके से दिखाया जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी हो गई कॉस्ट कंसेप्ट। नेक्स्ट हम बात करें ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट। देखो ड्यूल एस्पेक्ट ये कंसेप्ट आपको ये बताती है कि कोई भी ट्रांजैक्शन हुआ उसका जब हम रिकॉर्डिंग करेंगे वो दो जगह करते हैं। एक उसका पक्ष जो डेबिट होगा और दूसरा पक्ष होगा जो क्रेडिट होगा। ये बिल्कुल आपके जो डबल एंट्री सिस्टम है उसके ऊपर बेस्ड होती है। ठीक है, अकाउंटिंग की सिस्टम है, सिंगल एंट्री सिस्टम होता है, डबल एंट्री सिस्टम होता है, महाजनी बही खाता भी होता है। और हम जो मॉडर्न है या जो साइंटिफिक है वो कौन सा कंसेप्ट है, वो आपका ड्यूल एंट्री सिस्टम हम फॉलो करते हैं, जहां पर कोई भी ट्रांजेक्शन होगा उसका प्रभाव दो जगह आएगा, एक डेबिट साइड आएगा तो दूसरा उसका प्रभाव क्रेडिट साइड आएगा। तो ड्यूल एस्पेक्ट जो कंसेप्ट है आपको ये बताती है। ठीक है, दूसरा यहां पर नेक्स्ट हम बात करें तो ये आपके कंसेप्ट के जो पार्ट है वो मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब नेक्स्ट हम जो बात करेंगे किसकी करेंगे, परंपराओं की, कन्वेंशंस की बात करेंगे। हालांकि सारे सिद्धांत ही हैं परंतु इनको हमें अलग अलग भी ध्यान में रखना चाहिए ताकि जब क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस होता है तब उसमें पूछ सकते हैं आपको 3 नाम एक के दे देंगे, कोई चौथा नाम कोई अलग का देकर आपको क्वेश्चन पूछते हैं। कन्वेंशन परंपरा, लेखांकन की परंपरा,
लेखांकन की परंपरा में सबसे पहले हम बात करें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, कंजर्वेटिज्म, जिसे आप रूढ़िवादी परंपरा कहते हैं। कंजर्वेटिव कन्वेंशन, रूढ़िवादी परंपरा है, होती क्या है पहले तो इसका मीनिंग जाने। ये परंपरा जो मैं बताती है लेखांकन के लिए कहती है कि जो भविष्य के लाभ हैं, हमें लगता है कि भविष्य में हमें लाभ होने वाले हैं, तो उन्हें बुक्स ऑफ अकाउंट में हमें शो नहीं करता, परंतु यही चीज किसके संबंध में है, हानि के संबंध में है, तो बुक्स ऑफ अकाउंट में उसे क्या करना होता है, शो करना होता है। इसका जो मूल है वो ये है, ये कहता है, ये परंपरा ये कहती है कि यदि आपको ऐसा लगता है कि भविष्य में आपके व्यवसाय को लाभ होने वाला है, तो आप उसको आज ही बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करोगे जब तक कि लाभ कमा नहीं लिया जाए। आप उसे तब रिकॉर्ड करोगे जब आप वास्तव में उसको अर्न कर लें। ठीक है। दूसरा, यदि आपको ऐसा लगता है कि भविष्य में आपको हानि होने की संभावना है, तो ये कहता है कि आज से ही आप उसके लिए क्या कर लें, कोई प्रोविजन, प्रावधान बना लें। आपको लगता है कि आपको हानि होने की संभावना है, तो आप उसके लिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट कर दे। जब वास्तव में हानि होगी तो उसके लिए आज से हम अगर कोई राशि प्रोविजन में रखेंगे, तो जब भी हानि होगी तो उसको लड़ने के लिए हमारा बिजनेस तैयार रहेगा, हमें कहीं अलग से व्यवस्था नहीं करनी पड़ेगी पैसों की। तो ये एक आपके जो इसका मूल है वो ये कहता है। अब इसके अंदर आगे भी कुछ पॉइंट्स है जो आपको ध्यान में रखने चाहिए कंजर्वेटिव अप्रोच के। क्या है कि सबसे पहला आपसे पूछ सकते हैं कि कंजर्वेटिव अप्रोच से इसके प्रभाव क्या होते हैं, इम्प्लीकेशन क्या है। जब भी कंजर्वेटिव अप्रोच या परंपरा इसको हम लागू करते हैं तो इसके प्रभाव क्या होता है। सबसे पहला, जो हमारा स्टॉक होता है, स्टॉक का मतलब माल जो है वो आपका पड़ा हुआ है। जब बुक्स ऑफ अकाउंट स्टार्ट करते हैं उसके ओपनिंग पीरियड के अंतर्गत होता है, तो वो ओपनिंग स्टॉक कहलाता है, और एंड ऑफ द पीरियड की बात करें तो हम क्लोजिंग स्टॉक कहलाता है। जैसे 1 अप्रैल के दिन जिस दिन मैं स्टॉक लिखता हूं तो वो ओपनिंग स्टॉक कहलाता है, और 31 मार्च जो कि खत्म हो गया आपका अकाउंटिंग ईयर, फाइनेंशियल ईयर, तो उस दिन जो स्टॉक निकलता है वो क्लोजिंग स्टॉक कहलाता है। तो ये किसका प्रभाव क्या है कि जो स्टॉक है उस स्टॉक को हम क्या कहते हैं, उसकी जो मार्केट प्राइस है और उसकी जो कॉस्ट प्राइस है उसमें से विच एवर इज लोअर प्रेजेंट करते हैं। मैं कहता हूं कि स्टॉक हमारे पास पड़ा हुआ है, वेयर हाउस के अंदर रखा हुआ है, और उसकी जो मार्केट में कीमत 5,000 है और जबकि उसकी कॉस्ट जो है वो 6,000 है, तो हम कहेंगे 5,000 और 6,000 के अंदर जो कम है यानी उस राशि पर उसको रिकॉर्ड करते। तो देखिए ये इससे क्या इंडिकेशन होता है कि यदि आपकी मार्केट में प्राइस ज्यादा है और कॉस्ट प्राइस कम है तो हम उसको कम पे करेंगे, यानी कि प्रॉफिट को क्या करता है, अंडर वैल्यू, यानी असेट्स की जो वैल्यू है उसको क्या करता है, अंडर वैल्यूड करता है ये। ठीक है। दूसरा इसका जो प्रभाव है वो क्या है, जैसे हमने कहा कि हानियों के बारे में बात करता है, तो हानियों के लिए कहता है कि यदि आपको भविष्य में ऐसा लगता है कि कोई ना कोई आपको हानि होने की संभावना है, तो बिल्कुल आप उसके लिए आज से ही प्रोविजन बनाना स्टार्ट कर दें। तो प्रोविजन जो क्रिएट किए जाते हैं, प्रोविजन नाम से जो भी क्रिएशन होता है वो इसी परंपरा की देन है। प्रोविजन के बारे में बात की जाती है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। इसके जो मुख्य प्रभाव क्या है, तो सबसे पहला स्टॉक का, दूसरा प्रोविजन का, और तीसरा जो है हम कहते हैं कि ये जो है एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है वो ये कि ये इन्वेस्टर के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो इन्वेस्टर विनियोग करता होते हैं, जो व्यवसाय के अंदर पैसा लगाते हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है। यदि कैसे उपयोगी है, जैसे भविष्य में यदि उनको लाभ की संभावना दिखती है तो वो क्या करेंगे, इसके अंदर पैसा लगाएंगे, और यदि उनको हानि की संभावना दिखती तो वो पैसा नहीं लगाएंगे। तो इस तरीके से कहा जाता है कि जो कंजर्वेटिव अप्रोच है उससे पता चलता है कि इन्वेस्टर्स के लिए फायदेमंद होती है, इन्वेस्टर के लिए जो पॉइंट ऑफ व्यू से इसका उपयोग बढ़ जाता है। दूसरा, इसके जो कुछ विवाद भी किए हुए हैं कि ये कुछ जो है कंसेप्ट्स हैं उनको कन्फ्लिक्ट भी करती है। जैसे इसका जो है ये कहते हैं कि भाई कंसिस्टेंसी जो है, कंसिस्टेंसी हमने
कंसिस्टेंसी जो है हमने एजम्पशंस देखी। कंसिस्टेंसी एजम्पशन ये कहती है कि एक लेखा वर्ष के अंतर्गत जो आप मेथड यूज करते हो तो कुछ समय तक आप लंबे अवधि तक आप क्या करें, उसी मेथड्स को यूज करें ताकि कंपैरिजन करना आसान रहे। कल जो हमने डिस्कस किया था मैंने बताया था इंटरफर्म और इंट्राफर्म कंपैरिजन इसी एजम्पशन का फॉलो करते हुए ही पॉसिबल होता है। तो उसको ये क्या करती है, भंग करती है। कैसे करती है, जैसे मैं आपको भी बताता हूं। ये देखिए, हमने स्टॉक को क्या किया, मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस इन दोनों में से कम पे किया। तो मैंने कहा कि लास्ट ईयर जो था कॉस्ट प्राइस कम थी, कॉस्ट प्राइस पे हमने मेजर कर दिया। अगले साल क्या हुआ, मार्केट प्राइस कम हो गई तो किस पे कर दिया, मार्केट प्राइस पे कर दिया। फिर अगले साल कॉस्ट प्राइस कम थी, कॉस्ट प्राइस पे कर दिया। यानी कि एक मेथड हमने डिसाइड कर दिया कि कॉस्ट पे तो कॉस्ट पे फॉलो नहीं कर रहे हैं, हम चेंज करते रह रहे हैं। तो ये कंसिस्टेंसी को भंग करती है। दूसरा, ये फुल डिस्क्लोजर को भी भंग करती है। आगे हम बात करेंगे फुल डिस्क्लोजर की। फुल डिस्क्लोजर के बारे में हमने डिस्कशन नहीं किया। फुल डिस्क्लोजर आपकी एक एजम्पशन है, एक कन्वेंशन है, मैं उसकी बात करेंगे अभी नेक्स्ट में। तो ध्यान रखेंगे फुल डिस्क्लोजर होता क्या है, यहां पर थोड़ा सा ब्रीफ दे देता हूं मैं आपको। फुल डिस्क्लोजर का मतलब ये होता है कि जो आपके व्यवसाय के लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो आपको देनी चाहिए। व्यवसायी को जो व्यवसाय के लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है उसको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, अपने जो परिलेखा परिणाम है उनके अंदर उनको प्रदर्शित करना चाहिए, ये कहता है। तो यहां पर ये जो आपकी परंपरा है, कंजर्वेटिव परंपरा है, वो जो है यहां पर क्या है, इसको कन्फ्लिक्ट करती है, इसके साथ इसका विवाद होता है, इसको भंग करती है। कैसे करती है वो समझे। देखिए, जैसे हम कंजर्वेटिव अप्रोच को फॉलो करते हैं तो सीक्रेट रिजर्व क्रिएट होते हैं। सीक्रेट रिजर्व कैसे क्रिएट होते हैं, जैसे हमने कहा कि संपत्तियों के मूल्य में बढ़ोतरी हुई, भविष्य में पैसा आपको इंक्रीज, मतलब कहते हैं कि भाई लाभ होने की संभावना है। तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, यहां पर उसको संपत्ति के मूल्य में वृद्धि हुई, तो ये वृद्धि हम कहीं पे भी रिकॉर्ड नहीं करते हैं। तो यही जैसी हानि होती है तो हम उसको रिकॉर्ड करते हैं और मतलब प्रोविजन क्रिएट करने लग जाते हैं। तो संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि हुई तो उसको रिकॉर्ड नहीं किया तो क्या हुआ, असेट जो है वास्तव में क्या है, अंडर वैल्यूड हुई। और साथ ही साथ जब उसकी हानि की संभावना है तो ये क्या करती है, प्रोविजन क्रिएट करती है। प्रोविजन एक संस्था के लिए क्या है, एक लायबिलिटी होती है। अब लायबिलिटी को इंक्रीज करती है, असेट्स को अंडर वैल्यूड, लायबिलिटीज को इंक्रीज करती है। तो इससे क्या होता है, रिजर्व, सीक्रेट रिजर्व क्रिएट हो जाते हैं। सीक्रेट रिजर्व क्रिएट होते हैं और सीक्रेट रिजर्व क्रिएट होते हैं और वो हम प्रकट ही नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमें पता ही नहीं होता। तो उसके कारण से फुल डिस्क्लोजर जो है, जो परंपरा है उसकी, वो भंग हो जाती है, उसके साथ उसका कन्फ्लिक्शन आ जाता है। तो इस कारण से ये हमें ध्यान रखना है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सीक्रेट रिजर्व्स जो हैं वो किस परंपरा को फॉलो करने से बने जाते हैं, तो वो कौन सी परंपरा है, आपकी कंजर्वेटिव जो है कन्वेंशन है। दूसरा यहां पर मैं एक बात बताना चाहता हूं, जैसे सीक्रेट रिजर्व का नाम आया तो ये एक इलीगल काम है। सीक्रेट रिजर्व का कार्य जो होता है वो इलीगल होता है, ठीक है, अवैधानिक। परंतु हमारे देश के अंतर्गत कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस है जिनको ये छूट दे रखी है कि वो सीक्रेट रिजर्व क्रिएट कर सकते हैं। तो ये भी कभी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो आपको ध्यान रहना चाहिए। एक तो हो गया बैंकिंग इंडस्ट्री और दूसरा हो गया आपका इलेक्ट्रिसिटी वाली। तो ये दोनों ही क्या कर सकती है, सीक्रेट रिजर्व क्रिएट कर सकती है। बाकी किसी भी के लिए ये एक वैध प्रणाली नहीं है, सीक्रेट रिजर्व क्रिएट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपकी कौन सी हो गई, ये आपकी हो गई कंजर्वेटिव अप्रोच। अब नेक्स्ट, कंजर्वेटिव के बाद हम स्टार्ट कर देते हैं आपके यहीं से फुल डिस्क्लोजर भी। तो फुल डिस्क्लोजर जैसा मैंने आपको बताया, पूर्ण प्रकटीकरण। कि पूर्ण प्रकटीकरण क्या कहती है कि आपको जो है व्यवसाय से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट, जो कि डिसीजन मेकिंग के लिए उपयोगी हैं, वो सारी सूचना आपको प्रकट करनी चाहिए, चाहे फुटनोट में दीजिए, पर दीजिए। तो यहां पर एक चीज इसी जो है परंपरा के लागू होने से एक टर्मिनोलॉजी अकाउंटिंग की डेवलप होती है, वो कौन लाती है, कंटिंजेंट लायबिलिटी, संदिग्ध दायित्व। कंटिंजेंट लायबिलिटीज क्या होती है, संदिग्ध मतलब आज जब मैं अकाउंटिंग कर रहा हूं तो वो पूर्ण रूप से लायबिलिटी नहीं बनी। अगर पूर्ण रूप से लायबिलिटी बन जाती तो मैं बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर देता, परंतु वो पूर्ण रूप से लायबिलिटी नहीं बनी है,
हो सकता है कि वो भविष्य में लायबिलिटी बने या नहीं भी बने। तो ऐसी लायबिलिटी क्या कहलाती है? कंटिंजेंट, संदिग्ध जो है दायित्व कहलाते हैं। कोर्ट केसेस वगैरह होते हैं हमारे पास, तो इस प्रकार की जो लायबिलिटी होती है वो कंटिंजेंट लायबिलिटी कहलाती है। और इसको हमें क्या करना होता है? फुटनोट के अंदर कहीं ना कहीं दर्शाना चाहिए, पूर्ण प्रकटीकरण करना चाहिए कि हो सकता है कि ये दायित्व भी आपका भविष्य में उत्पन्न हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे कंटिंजेंट लायबिलिटी कहलाती है। और आपको ध्यान रखना है पूर्ण प्रकटीकरण जो कन्वेंशन है वो आपको क्या बताती है। चलिए नेक्स्ट हम बात करें इसी के अंदर, फुल डिस्क्लोजर के बाद एक आती है आपकी मटेरियलिटी, सारता, मटेरियलिटी कंसेप्ट। मटेरियलिटी कन्वेंशन आपको कहती है कि आपके व्यवसाय के लिए जो मटेरियल फैक्ट्स हैं, मटेरियल इवेंट्स हैं, मटेरियल ट्रांजैक्शंस हैं, उनको आपको क्या करना चाहिए? बुक्स ऑफ अकाउंट के अंतर्गत सेपरेट आइटम के रूप में प्रदर्शित करना चाहिए। अब क्वेश्चन ये आता है कि मटेरियल किसको माने? तो मटेरियल जो है बिल्कुल एक जो है सब्जेक्टिव एस्पेक्ट है, यानी मटेरियल जो है व्यवसाय की साइज को देखकर, लेवल ऑफ आपकी एसेट्स और लायबिलिटी किस तरीके की है उसको देखकर, और अमाउंट जो मनी है, मनी का अमाउंट है उसको देखकर आप डिसाइड कर सकते हैं कि क्या ये आइटम है या जो ट्रांजैक्शन है वो हमारे बिजनेस के लिए मटेरियल है अथवा नहीं। जैसे मैं कहूं कि आपके बिजनेस का जो टर्नओवर है वो 1 करोड़ का है और आपने बिजनेस के लिए 100 रुपए का कोई कैलकुलेटर खरीदा है, तो क्या इसको हमें अलग से दिखाने की जरूरत है क्या? तो क्या करोड़ टर्न करने वाला जो व्यवसायी है वो 100 रुपए का जो कैलकुलेटर खरीदा उसको अलग से दिखाएगा? बिल्कुल नहीं दिखाएगा, उसके लिए मटेरियल नहीं है। परंतु यदि कोई ऐसा इक्विपमेंट उसने खरीदा जो कि 10,000 का है तो बिल्कुल वो आपको शो करेगा। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपको समझा सकते हैं कि भाई मटेरियलिटी क्या हो सकती है। मटेरियलिटी का एस्पेक्ट जो है सब्जेक्टिव एस्पेक्ट है, हर एक व्यवसाय के लिए मटेरियल फैक्ट जो अलग अलग हो सकते हैं, है ना, ये ध्यान रहे। तो मटेरियलिटी कहती है कि जो आइटम, जो ट्रांजैक्शन, जो इवेंट है वो आपके व्यवसाय के लिए जो है बहुत ज्यादा मटेरियल हैं, उनको सेपरेट आइटम के रूप में आपको शो करना चाहिए। बाकी आप क्या कर सकते हो? एक साथ एक राशि को जोड़कर उसको दिखा सकते हो। ठीक है, ये ध्यान रहे। नेक्स्ट आपकी एक जो कि मूलभूत अवधारणा, मूलभूत जो है मान्यता है, परंतु थोड़ा सा ध्यान रहे, कंसिस्टेंसी के बारे में हमने पढ़ा है। कंसिस्टेंसी ये भी एक कन्वेंशन ही है, परंतु क्या है कि इन सब में से 3 मूलभूत मान्यता प्रदान कर दी, तो मीनिंग उसका वही है, परंतु ये मूलभूत मान्यताओं के अंतर्गत भी आती है और ये कन्वेंशन भी है, ये भी ध्यान रखें। और उसका मीनिंग आपको पता है कंसिस्टेंसी का, कि एक लेखांकन वर्ष के लिए जो आपने कोई लेखा पद्धति उपयोग में ले ली है तो लंबे समय तक आप उसी पद्धति का उपयोग करें ताकि कंपैरिजन हो सके, कौन सा, इंट्रा और इंटर कंपैरिजन किया जा सके। ठीक है, तो ये आपके क्या हो गई, कन्वेंशंस हो गई। तो आपको इसके बारे में पूरा पता होना चाहिए कि कंजर्वेटिव कन्वेंशन क्या कहती है, दूसरा आपकी मटेरियलिटी कन्वेंशन क्या कहती है, फुल डिस्क्लोजर क्या कहती है, और कंसिस्टेंसी कन्वेंशन क्या कहती है। कंसिस्टेंसी कन्वेंशन जो है मूलभूत मान्यता भी है। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने आपको प्रकट कर दी और इसके संबंध में अब हम कुछ क्वेश्चंस भी देखते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन उठता है, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैसे देखो, सबसे पहला क्वेश्चन आप देखें, यहां पूछा है एक रूपता की अवधारणा का अर्थ है। एक रूपता का मतलब, एक रूपता का मतलब क्या हुआ, कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी, संगतता, संगतता की जो अवधारणा है उसका क्या अर्थ है। ठीक है, तो आप ध्यान से पढ़े ऑप्शंस। किसी उद्योग की सभी फर्मों द्वारा एक जैसे लेखांकन सिद्धांत में पद्धति का प्रयोग करना। क्या कह रहा है, किसी उद्योग की सभी फर्मों द्वारा एक जैसे लेखांकन, सभी फर्में क्या करें, एक जैसे लेखांकन पद्धति का उपयोग करें। क्या इसका मतलब यह है। दूसरा, लेखांकन के सभी सिद्धांतों में पद्धति का प्रयोग किया जाए, लेखांकन के सभी सिद्धांतों का प्रयोग करना, जितने भी है सब करना। वो क्या इसका मतलब यह है।
प्रतिवर्ष लेखांकन सिद्धांत में पद्धतियां एक जैसी रहनी चाहिए, और चौथा है डी यानी कि ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें आपको अगर इसका मीनिंग अगर सही से समझ में आ गया तो आप क्लिक कर सकते हैं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो मैंने आपको बताया है कि कंसिस्टेंसी कन्वेंशन या कंसिस्टेंसी एजम्पशन हमें यह कहती है कि एक वर्ष जो लेखा पद्धति आपने उपयोग कर ली तो आने वाले सालों के लिए उसी लेखा पद्धति और सिद्धांतों का उपयोग करना चाहिए। तो आप इसका सीधा सही उत्तर सी बता सकते हैं। परंतु यदि आपने इसको ढंग से नहीं देखा तो आप डी पे भी चले जाएंगे, क्योंकि उपरोक्त सभी डी कर देते हैं। ठीक है। दूसरा, रूढ़िवादिता के सिद्धांत के अनुसार, देखिए रूढ़िवादिता पूछ लिया, कंजर्वेटिव चीजें पूछ ली। क्या पूछा के अनुसार क्या होता है? पहला बोला डूबते और संदिग्ध ऋणों के लिए आयोजन बनाया जाता है। बिल्कुल, जैसे आपका क्या पूछा, डूबते और संदिग्ध ऋणों के लिए आयोजन यानी प्रोविजन की बात कर रहा है। तो हम जानते हैं कि प्रोविजन हम इसमें क्रिएट करते हैं, किस लिए करते हैं कि हमें लगता है कि भविष्य में हानि होने की संभावना है, तो उसके लिए हमें प्रोविजन को क्रिएट करना होता है। दूसरा, संपत्तियों पर हाश लगाया जाता है। क्या संपत्तियों पर डेप्रिसिएशन लगाया जाता है? वो इसके कारण से लगाया जाता है। और तीसरा, अदत्त व्ययों का लेखांकन किया जाता है। जैसे देखा मैंने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अदत्त व्यय का मतलब आउटस्टैंडिंग की बात की जाती है किसमें? एडजस्टमेंट में। और एडजस्टमेंट के लिए कौन सी कंसेप्ट फॉलो की जाती है? मैचिंग कंसेप्ट फॉलो की जाती है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपने कंसेप्ट को ढंग से पढ़ा है, समझा है, सुना है, तो आप इसका सही उत्तर जरूर देंगे। तो यहां पर या डी जो है उपरोक्त सभी, तो यहां पर क्या सही उत्तर होगा कि प्रोविजन की बात हम करते हैं, संपत्तियों के हाश की बात नहीं करते हैं, अदत्त व्ययों के लेखांकन की बात हम नहीं करते हैं। ठीक है। तीसरा, उपार्जन की अवधारणा आधारित है। देखिए आ गया, एक्रूल की अवधारणा आधारित है मिलान के सिद्धांत पर, लागत के सिद्धांत पर, द्विपहलू के सिद्धांत पर और चालू स्थिति की अवधारणा पर। देखो उपार्जन की जो अवधारणा है या मैचिंग कंसेप्ट है, आप ये दोनों इंटर रिलेटेड होती है। तो ये पूछा जाता है कि कभी पूछ लिया जाता है कि एक्रूल जो है वो किस पे बेस्ड है, और कभी पूछा जाता है मैचिंग किस पे बेस्ड है। दोनों ही जो है बेस है, ये आप दोनों ही संबंधित है। तो आप कहोगे बिल्कुल मिलान के सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट, जैसे चौथा क्वेश्चन आप पढ़े, एक फर्म का स्वामी अपने चिकित्सा व्ययों को फर्म में के आय विवरण में लेखांकित करता है, वह सिद्धांत बताइए जो भंग हुआ है। देखिए, एक फर्म का स्वामी, एक फर्म का मालिक है, वो क्या करता है? अपने चिकित्सा व्ययों को यानी कि पर्सनल एक्सपेंसेस को फर्म के आय विवरण में लेखांकित करता है। फर्म के आय विवरण में लेखांकित करता है। देखिए मैंने आपको बताया सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट, अगर आपको पता हो तो उसमें बताया कि बिजनेसमैन और बिजनेस दोनों अलग होते हैं, और बुक्स ऑफ अकाउंट जो मेंटेन करते हैं हम किसके लिए करते हैं? बिजनेस के लिए किए जाते हैं। अगर बिजनेसमैन के कोई निजी खर्चे हैं और हम अपन क्या कर रहे हैं? बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसको मेंटेन कर रहे हैं, तो क्या हम ये सही कर रहे हैं? क्या बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलत कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये कौन सी अवधारणाओं को भंग कर रहा है या कौन से सिद्धांत को भंग कर रहा है? तो आप इसको ऑप्शन देखने की, पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप सीधा सा सही उत्तर लगाएं। अस्तित्व सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट के बारे में बात कर रहे हैं। नेक्स्ट, जैसे क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सी आधारभूत लेखांकन मान्यता नहीं है? देखिए इससे ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। आधारभूत लेखांकन मान्यता नहीं है। देखिए जानिए, मैंने बताया लेखांकन की आधारभूत मान्यता कौन कौन सी, वो तीनों आपको पता होना चाहिए। जैसे कि चालू व्यवसाय, गोइंग कंसर्न बिल्कुल है, एक रूपता संगतता बिल्कुल है, उपार्जन बिल्कुल है। क्या मटेरियलिटी है? बिल्कुल नहीं, मटेरियलिटी कन्वेंशन नहीं है, ये कन्वेंशन है, आधारभूत लेखांकन मान्यता का पार्ट नहीं है। चलिए नेक्स्ट, किस लेखांकन अवधारणा के अंतर्गत अंतिम स्टॉक को व्यापार खाते में क्रेडिट किया जाता है? देखिए समझिए इस क्वेश्चन को, अंतिम स्टॉक को व्यापार खाते में क्रेडिट किया जाता है। व्यापार खाता क्या होता है लेटर ऑन डिस्कस करेंगे हम, इस पे कोई दिक्कत की बात नहीं है, परंतु थोड़ा सा आपको ध्यान रहे, अंतिम स्टॉक को, जो कॉमर्स के स्टूडेंट है उसको तो इसको आंसर आना चाहिए कि अंतिम स्टॉक को आपको क्रेडिट किस कंसेप्ट के कारण करते हो। देखो हमने कहा, एक कंसेप्ट मैंने आपको बताई, हमने कहा कि अकाउंटिंग पीरियड से संबंधित अगर आप किसी की रेवेन्यू और किसी के एक्सपेंसेस की बात करते हो, यानी जिस वर्ष के संबंधित आपने रेवेन्यू रिकॉग्नाइज किए, रिकॉर्ड किए, उससे संबंधित आपको एक्सपेंसेस भी रिकॉर्ड करने होंगे। तो यहाँ पर सीधी सीधी कौन सी अवधारणा की बात करती है? मैचिंग कंसेप्ट कहती है। तो इसका सही उत्तर कहाँ चला जाएगा? मैचिंग कंसेप्ट के ऊपर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस परंपरा के अनुसार लेखांकन में गुप्त संचय, देखिए सीक्रेट रिजर्व के बारे में पूछा है, हमने डिस्कस किया है इसके ऊपर, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। सीक्रेट रिजर्व के बारे में पूछा है, सीक्रेट रिजर्व कब जनरेट होते हैं, कब इसका उत्पन्न होता है और कौन सी परंपरा लागू होती है, आपको पता होना चाहिए। हमने डिस्कस किया, क्या डिस्क्लोजर, क्या मटेरियलिटी, क्या कंसिस्टेंसी या क्या कंजर्वेटिज्म? बिल्कुल कंजर्वेटिज्म इसका सही उत्तर होगा। तो कंजर्वेटिज्म अप्रोच जब मैं बता रहा था तो आपको मैंने डिफाइन किया था इसके बारे में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए आपके गैप से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में जो आए हुए हैं वो मैंने यहाँ पर लिखे हैं, और इंपॉर्टेंट कौन से वो मैंने आपको उस समय भी बताया था और अभी मैं वापस से बता रहा हूं। इंडियन एएस
10 वर्णन करता है। इंड एस 10 किसका वर्णन करता है? तो देखिए इंड एस 10 के बारे में हमने डिस्कशन किया था, मैंने आपको बताया रिपोर्टिंग जो है इसकी इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड, यानी कि 10 की बात कौन सा है? इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड। ये देखिए आप, इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड, इसके बारे में बात करता है। तो आप थोड़ा सा याद कर ले में इसका कि इसका सही उत्तर जो है सीधा क्या हो जाएगा? इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड। ठीक है, नेक्स्ट इंड एस 103 परिभाषित करता है। 103 किससे संबंधित है? कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, या फेयर वैल्यू से संबंधित है, या ऑपरेटिंग सेगमेंट से, या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से? तो कल हमने डिस्कस किया था जब मैंने आपको बताया था ये किससे संबंधित है? फेयर वैल्यू मेजरमेंट से संबंधित है। एंड नेक्स्ट आपका क्वेश्चन जो है वो है लागत अवधारणा के अनुसार संपत्ति हमेशा मूल्यांकित की जाती है। देखिए ये क्वेश्चन कॉस्ट कंसेप्ट का पूछा है। संपत्ति हमेशा किस पे मूल्यांकित की जाएगी? क्या कॉस्ट प्राइस पे, क्या मार्केट प्राइस पे, क्या परचेज प्राइस पे, या नन ऑफ द अबव? तो यहाँ देखो दोनों चीज दी, कॉस्ट प्राइस भी दे दी और परचेज प्राइस भी दे दी। तो मैंने आपको, आप जब कॉस्ट कंसेप्ट पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर हम परचेज या एक्विजिशन कॉस्ट जो है उसके ऊपर उसको शो करते हैं, यानी कि परचेज प्राइस पर इसको शो किया जाएगा। तो नेक्स्ट, ओके, ये कंप्लीट हो गया है आपका। तो ये क्वेश्चंस आपको बिल्कुल जो मैंने आपको बताया उनको आपको वापस से रिपीट करना चाहिए, क्वेश्चन को समझना चाहिए, और साथ ही साथ जो मैंने आपके जो कंसेप्ट के बारे में जो डिस्कशन किया, मैंने आपसे कन्वेंशन के बारे में डिस्कशन किया और मूलभूत जो मान्यता है उसके बारे में डिस्कशन किया, वो भी आपको आनी चाहिए। देखिए एक मैं लास्ट इस क्लास के लास्ट के मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो कंसेप्ट है और कन्वेंशन में इसमें अंतर क्या होता है। हालांकि एग्जाम में आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, पर फिर भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कंसेप्ट और कन्वेंशन में क्या अंतर। कंसेप्ट जो होती है बिल्कुल उसको मान्यता है कि यूनिवर्सली उसको फॉलो करना होता है, परंतु जो कन्वेंशन होती है वो यूनिवर्सली फॉलो करे या नहीं करे ये मर्जी पे डिपेंड करता है उसके बिजनेसमैन की। तो एक सबसे बड़ा जो इनका जो डिफरेंस है मेन इसी का है। और जो परंपराएं हैं वो कह सकते हो आप कि एक अनुभव के आधार पर बनती है, और जो कंसेप्ट जो बनती है वो बिल्कुल सिद्धांतों यानी मेथड्स प्रोसीजर के ऊपर बेस्ड होती है और प्रोफेशनली होती है। तो उनको तो फॉलो करना ही है, परंतु ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है। कन्वेंशन जो है उसको जरूरी नहीं है कि उसको कंपल्सरी आप उसको फॉलो करें, ये वॉलेंटरली होती है। तो ये दोनों इसमें जो डिफरेंस है आपको पता होना चाहिए। और मूलभूत मान्यता वो होती है जो इन दोनों में से जो इंपॉर्टेंट है उनको निकाल कर हमने क्या कहा कि ये मूलभूत मान्यता है, इनको आपको फॉलो करना ही होगा। चलिए इस क्लास में हम यहीं तक रखते हैं। तो आप सभी इसको थोड़ा ध्यान से देखें, इनसे क्वेश्चन 3 से 4 क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं और इस बार भी निश्चित तौर पे क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे। तो आप पहला कार्य यही करें, एक बार इसको अच्छे से पढ़ लें। दूसरा, ये जो रिकॉर्डिंग हम मैं आपको शेयर करता हूं तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि ये जो लाभ है सभी को मिले। हमारा जो प्रयास है कि इस बार जूनियर अकाउंटेंट में मैक्सिमम बच्चों का सिलेक्शन हो जाए, तो ये सभी को लाभ मिले इसका। चलिए यहीं तक रखते हैं आज की क्लास। धन्यवाद।